जो मटेरियल है उसका साइक्लिक फ्लो होता है। इस इकोसिस्टम में ये जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, ये तीन कम्युनिटी ज़रूर होती हैं और ये किसी न किसी एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट का वो पोर्शन जिसमें ये रहते हैं उसे आप हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी हैबिटेट में ये सरवाइव करती हैं और इस हैबिटेट से ये लगातार इंटरेक्ट करती हैं। ये सारी कम्युनिटी एज ए होल ये आपस में इंटरेक्ट करते हुए इस एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करती हैं और ये एक यूनिट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक यूनिट की तरह काम करता है। ये इंडिपेंडेंट रह सकता है सबसे। ये पहली बार इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रह सकता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वन में जाएंगे जब हम, तो ये बहुत छोटे लेवल का, जैसा जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम के बहुत रेंज है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, दूसरा चैप्टर है। देखो, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। एक्चुअल बात यह है कि जहाँ पे ये तीन तरीके की कम्युनिटी हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, और किसी भी एनवायरनमेंट से वो इंटरेक्ट कर रही हैं और साइक्लिक वे में जो है एनर्जी और मैटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, साइक्लिक फ्लो कर रही हैं, उसको हम बोलने लगते हैं कि वो एक इकोसिस्टम है। अब ये इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी। जैसे पैसिफिक ओशियन भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में रहने के लिए हैबिटेट है पूरा पानी, एक्वेटिक हैबिटेट है। ठीक है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, पूरे अर्थ पे जितने इकोसिस्टम है उसे आप चाहो सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। या तो वो ज़मीन पे है या तो वो पानी में है। ठीक है, हवा में कोई इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि हवा में कोई कम्युनिटी जो है परमानेंटली नहीं रहती है। तो चीज़ें या तो ज़मीन पे या तो पानी पे है। ठीक है, तो इसी वजह से 2 तरीके से आप इकोसिस्टम को बोलते हैं, एक्वेटिक या फिर टेरेस्ट्रियल। अब अगर पूरे आपने पैसिफिक ओशियन को ही क्या बना दिया, एक इकोसिस्टम। अब मैं बोलूं कि अगर उसी पैसिफिक ओशियन से पानी की एक बूंद या थोड़ा सा पानी आप निकाल लें, थोड़ा सा पानी, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। बशर्ते उसमें ये होना चाहिए कि उसमें कोई कम्युनिटी होनी चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर की, और वो आपस में इंटरेक्ट करनी चाहिए, और ऐसा होता भी है। तो इसी वजह से जो एक्चुअल में उसमें फ़र्क ये पड़ा कि एनवायरनमेंट से हमने छोटा एनवायरनमेंट निकाल लिया, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसका एक बड़ा फॉर्म है जिसे हम मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं, उसका एक छोटा फॉर्म है जिसे हम माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो वही चीज़ आपको समझाया गया है कि एनवायरनमेंट और कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम बनाती है। अगर ये एनवायरनमेंट छोटा हुआ, कम्युनिटी छोटी हुई, तो इकोसिस्टम छोटा हो जाएगा। अगर ये काफ़ी बड़ा आपने कंसीडर किया, जैसे पैसिफिक ओशियन के सारे पानी को एनवायरनमेंट मान लिया और पैसिफिक ओशियन में जितने लिविंग रहते हैं उसको कम्युनिटी मान लिया, तो ये आपकी बहुत बड़ा जो है इकोसिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक टर्म आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है, तो फिर से इस वाले डायग्राम पे आइए। ये जो अर्थ का मैंने डायग्राम बनाया था, देखो ये हमारी अर्थ है, ये सन हमारी अर्थ पे एनर्जी और लाइट का मेजर सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा भी सोर्स है लेकिन वो सेकेंडरी है। ठीक है, मेजर सोर्स सन है। अब जो सनलाइट है ना, वो हमारी अर्थ की शेप की वजह से ये अलग अलग
पूरे जो है सरफेस पे एक जैसा नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये स्लैंटिंग है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे जो सनलाइट पड़ेगी वो कम आएगी, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर भी कम होगा, लाइट भी कम होगा। तो हमारे पूरे अर्थ पे एक जैसा टेम्परेचर और लाइट नहीं मिलती है। और जब अर्थ रोटेट करती है, जो आपने बेसिक जियोग्राफी में पढ़ा होगा, तो ये जो है, ये लाइट जो यहाँ पड़ रही है, ये कभी इस पे पड़ती है जिसे आप जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और कभी कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। इस वजह से इस ट्रॉपिक में सीजन्स बदलते हैं, यानी एक विंटर सीजन होता है, एक समर सीजन होता है। तो विंटर और समर का मतलब क्या होता है? विंटर और समर का मतलब होता है कि जब सनलाइट ज़्यादा पड़ती है तो समर का सीजन होता है, जब सनलाइट कम पड़ती है तो विंटर का सीजन होता है। और इसका इन्फ्लुएंस भी अलग अलग होता है। जैसे हमारे इस ट्रॉपिक के रीजन में तो सीजन जैसा आप देखते हैं वो है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाएं इस टेम्परेट जोन में और इस आर्कटिक जोन में, तो जैसे पोल्स पे 6 महीने के दिन और रातें होने लगती हैं। तो लाइट का जो पैटर्न है और लाइट और टेम्परेचर की जो अवेलेबिलिटी है, जो उसका रेंज है, ये फ्लक्चुएट होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि ग्लोब पे अलग अलग जियोग्राफी पे, अलग अलग एरिया पे लाइट का अलग कंपोजिशन और लाइट की अलग टेम्परेचर का अलग रेंज मिलता है ना, अलग कंपोजिशन में मिलता है। जैसे इस टेम्परेट जोन में जो कंट्री हैं, जैसे कनाडा है, रसिया है, जर्मनी है, तो जाहिर सी बात है वहाँ हमारे जितनी कभी गर्मी नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर और लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर और लाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे डेली का मीन एवरेज या पूरे साल का मीन एवरेज टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ नाइट अलग हो जाती है। और इस अलग होने को हम क्लाइमेट बोलते हैं। डे टू डे को आप वेदर बोलते हैं, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन को आप क्लाइमेट बोलते हैं। तो अर्थ पे अगर हम बड़े लेवल पे इकोसिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, होगा ही ना। इस टेम्परेट जोन में जितनी कंट्री पड़ती हैं, अगर सबके लिविंग वर्ड को, सबका जो लिविंग है उनको कम्युनिटी मान लीजिए, वो कम्युनिटी तो है ही ना, आपस में इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन है। और यहाँ जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को वहाँ का एनवायरनमेंट मान लीजिए। अब एनवायरनमेंट जो है एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में है, एनवायरनमेंट यूनिफॉर्म नहीं है। जब आप ग्लोब के फॉर्म में देखते हैं तो ये वो स्पेसिफिक कंपोजिशन है। क्या स्पेसिफिक कंपोजिशन है? लाइट और टेम्परेचर का कंपोजिशन, लाइट और टेम्परेचर का रेंज, जो सीजन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ की शेप की वजह से होता है। तो यहाँ एक स्पेशल क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वही मैंने लिखा है, स्पेसिफिक क्लाइमेट होगा। और इस स्पेसिफिक क्लाइमेट में जो इकोसिस्टम सरवाइव करते हैं, उनके लिए जो नेम देते हैं वो हम बोलते हैं बायोम्स। अब ऐसे अगर देखो तो ये बड़े बड़े बायोम हैं, टेम्परेट, आर्कटिक, ट्रॉपिक्स, है ना। इन सब को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इन सब को जोड़ने के बाद हमारे पूरे प्लेनेट अर्थ का लिविंग वर्ल्ड है, जो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहता है। तो हमने सारी क्लाइमेट को भी जोड़ दिया कि उसमें पोल के ठंडे एरिया, टेम्परेट के मॉडरेट एरिया, ट्रॉपिक के गर्म एरिया, डेजर्ट का एरिया, सब क्लाइमेट को आप एक साथ जोड़ दो, मतलब सब जो है एनवायरनमेंट को एक साथ जोड़ दो, और सारी लिविंग कम्युनिटी को एक साथ जोड़ दो, पूरे 5 किंगडम को एक साथ रख दो, तो उसको हम बोलने लगते हैं बायोस्फीयर। यानी ये सबसे लार्जेस्ट लेवल का, सबसे बड़े लेवल का इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे छोटे लेवल का जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो होगा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी तो किसी न किसी एनवायरनमेंट में रहेगा। ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है, ऑर्गेनिज्म कोई अकेले तो रहता नहीं है। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन जिस एनवायरनमेंट में रहती है वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। यहाँ एनवायरनमेंट का माइक्रो पोर्शन है, यहाँ माइक्रो एनवायरनमेंट है।
और माइक्रो एनवायरनमेंट को ही हम माइक्रो हैबिटेट भी बोलते हैं। इसको ही हम बोलते हैं माइक्रो हैबिटेट। माइक्रो हैबिटेट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बहुत स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे इस चीज़ को ऐसे समझो ना, मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि इसी घर में मैं भी रहता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कुछ छोटे मोटे एनिमल भी रहते हैं। ठीक है, जैसे आप घर में रहते हो तो आपके साथ जो है कुछ छोटे एनिमल रहते हैं, जैसे लिजर्ड, छिपकली रहती है, कॉकरोच भी रहता है ना, मिलीपीड, सेंटीपीड भी रह सकते हैं, स्पाइडर भी हो सकती हैं, मॉस्किटो भी हो सकता है। तो ये जो आपका घर का एनवायरनमेंट है, ये एक तरीके का टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। पानी में तो रहते नहीं हो आप, टेरेस्ट्रियल रहते हो। सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। मतलब आपका भी हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, मॉस्किटो का भी है, कॉकरोच का भी है, लिजर्ड का भी है और स्पाइडर का भी है। लेकिन डिफरेंस ये है कि घर में जहाँ आप रहते हो, जिस कंडीशन में आप रहते हो, कंडीशन का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? मतलब आपको जो कंपोजिशन एनवायरनमेंट का चाहिए। एनवायरनमेंट का कंपोजिशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। किसी भी एनवायरनमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, जैसे कोई भी जो एनवायरनमेंट आपको चाहिए, आप एज ए ह्यूमन हैं तो आपको क्या चाहिए? देखो, कोई भी जो एनवायरनमेंट होता है ना, ये बात आप ध्यान रखना, तो एनवायरनमेंट का कंपोजिशन में ये चीज़ें याद रखती हैं। लाइट, टेम्परेचर, ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर की अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है, वैसे वो उसी में भी कंसीडर कर सकते हो। ह्यूमिडिटी, स्पेस, ठीक है, स्पेस मतलब वहाँ जगह कितनी है। जैसे आप जहाँ रहते हो तो आप वैसे अंधेरे कंडीशन में नहीं रहते हो जैसे कॉकरोच रहता है, जबकि दोनों एक ही घर में रहते हो। तो इसका मतलब है एक ही घर के अंदर आपकी जो क्लाइमेटिक नीड्स है, आपका जो माइक्रो क्लाइमेट है वो कॉकरोच से अलग है, क्योंकि वो नॉकटर्नल है, तो वो दिन के समय अंधेरे में रहना पसंद करता है, और आप दिन के समय लाइट जला के रहते पसंद करते हैं, क्योंकि आप जो है डायोरेनल हैं। आप दिन के समय एक्टिव रहते हैं, रात को सोते हैं, और जब आप सोते हैं तो आपके घर को कॉकरोच यूज करता है, क्योंकि वो नॉकटर्नल है, तो उसकी नीड अलग है ना। आपको जो बॉडी टेम्परेचर है, आप 25 डिग्री को जो रूम टेम्परेचर उससे फेवरेबल है, ज़्यादा कम होता है तो आप पंखा स्टार्ट करते हैं, फ़ैन स्टार्ट करते हैं, कूलर, एसी जो भी अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब आपके लिए ये फेवरेबल है। कॉकरोच को कभी देखा कि वो पंखा लेके कर रहा हो, पंखा झल रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। उसके अपने नीड हैं टेम्परेचर के, अपने नीड है ह्यूमिडिटी के। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ घट जाती है तो आप पे अलग असर आता है, कॉकरोच अलग रेंज में रहता है। इसी तरीके से लिजर्ड अलग में रहती है, जाड़ा आता है तो वो गायब हो जाती है, गर्मियों वापस आ जाती है, हाइबरनेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं उन टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके एनवायरनमेंट का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन इन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। तो हर एक इन्वायरमेंट की अपनी स्पेसिफिक लाइट की कंडीशन होती है, टेम्परेचर की, वाटर अवेलेबिलिटी की, ह्यूमिडिटी की, स्पेस की अवेलेबिलिटी की। इसलिए इसी घर में अगर हम भी रहते हैं और ये सारे एनिमल भी रहते हैं तो वो एक माइक्रो हैबिटेट में रहते हैं, हम एक अलग माइक्रो हैबिटेट में रहते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके माइक्रो हैबिटेट के साथ जोड़ दोगे तो इस बात के लिए एक टर्म और हम बोलते हैं, वो है निके, ठीक है, इकोलॉजिकल निके, ठीक है। तो यहाँ एक और टर्म आता है इकोलॉजिकल निके, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक पुरानी होगी तो सबसे लास्ट में दिया होगा, जो सप्लीमेंट्री है ना, सबसे लास्ट में जाइएगा तो वहाँ हर चैप्टर में कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड कर रखी है, और न्यू बुक होगी तो वो पहले से उसमें मेंशन होगा, ठीक है।
तो देखिए ये था आपका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट लेवल के हैं, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग हो जाता है। अब हम बाय डेफिनीशन चलते हैं कि डेफिनीशन से ये कैसे अलग हैं। जैसे हमने डेफिनीशंस क्या पढ़ी थी, अभी जो है जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको क्या बताया था मैंने कि वहाँ हमने डेफिनीशंस लिया था कि इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की। तो हमने बोला था इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट एंड लिविंग इन इंटरेक्शन, मतलब लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन और उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या वो चीज़ें हैं, जैसे आप कहाँ से बोलेंगे कि ये इकोलॉजिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों के बीच इंटरेक्शन हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक के ऑर्गेनाइजेशन को हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और बायोलॉजिकल का मतलब है जिस लेवल पे ज़िंदगी होती है, जिस लेवल पे कोई लिविंग होता है। लिविंग का क्राइटेरिया आपको 11 क्लास में बताया गया था। तो जो जिंदा चीज़ों का जो रिएक्शन ही स्टार्ट हो जाता है वो बायोमॉलिक्यूल के लेवल सेल से स्टार्ट होके बायोस्फीयर तक जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ कंसीडर करते हैं, बट इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट हम ऑर्गेनिज्म के लेवल से करते हैं। इसीलिए आपका चैप्टर पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि इससे पहले आप नई क्लास में नए उसमें लेक्चर को सुने। इससे पहले आपको बोलूँगा कि आप 2 पेज बस इसका पढ़ लेना जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिए हैं, बाकी मैं उसे करवा लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।